world closes in on you. कहानी की शुरुआत होती है तो हमें 1939 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमें स्टैन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके पास ना तो कोई घर था और ना ही कोई जॉब। खैर अब स्टैन चलता हुआ एक सर्कस तक पहुंच जाता है और इस सर्कस के मालिक का नाम क्लैम होता है। क्लैम यहाँ सभी से कह रहा होता है कि आज रात वो सभी को एक बढ़िया शो दिखाने वाला है। और जब शो शुरू हो जाता है तब वहाँ पर एक आदमखोर इंसान आता है। क्लैम उसके सामने एक जिंदा चिकन को फेंकता है और वो आदमखोर उसे जिंदा ही खा जाता है। ये सब स्टैन भी देख रहा होता है, उसे ये काफी अजीब लगता है और वो फैसला करता है कि वो भी यहीं पर जॉब करेगा। फिर वो जाकर क्लैम से जॉब मांगता है और वो उसे काम पर रख लेता है। इसके बाद अब स्टैन भी इसी सर्कस में रहना शुरू कर देता है और एक दिन स्टैन को पता लगता है कि वो आदमखोर जिसने उस चिकन को जिंदा खाया था वो सर्कस से भाग गया है। अब स्टैन भी बाकी के लोगों के साथ मिलकर उसे ढूंढना शुरू कर देता है और एक जगह पर स्टैन को वो मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि स्टैन उसे पकड़ता, वो स्टैन को धक्का देकर यहाँ से भागने लगता है और तभी यहाँ पर क्लैम भी पहुंच जाता है और इसके बाद उस आदमखोर को एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। अब रात में जब स्टैन सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें कि वो अपने पिता के साथ होता है। उसके पिता बहुत बड़े शराबी थे और एक रात ठंड में जब उसने अपने पिता का कंबल ले लिया था तो उसकी वजह से उसके फादर की मौत हो गई थी। खैर अब अगली सुबह स्टैन जीना नाम की एक लेडी से जाकर मिलता है। जीना भी एक कलाकार होती है। वो ये कि वो किसी का भी चेहरा देखकर ये बता देती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। स्टैन जीना के साथ उसके घर के अंदर जाता है जहाँ पर वो उसके हस्बैंड से मिलता है जिसका नाम पीट होता है। वो एक शराबी था इसलिए जीना उसे ज्यादा पसंद नहीं किया करती थी। अब इसके बाद स्टैन क्लैम के पास आता है और वो उसे जीना और उसके हस्बैंड पीट के बारे में बताता है। क्लैम उन्हें अपने शो में इनवाइट करता है ताकि वो इसके सर्कस में आकर अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके और इसलिए जीना और उसका हस्बैंड भी सर्कस में शामिल हो जाते हैं। और अब अगले दिन जब जीना परफॉर्म करती है तो उसके सामने बहुत सारे लोग होते हैं। तभी वो यहाँ पर एक लेडी का चेहरा देखकर उसके बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कला जीना के अंदर नहीं होती बल्कि उसके हस्बैंड के अंदर थी, जो कि स्टेज के नीचे बैठकर जीना को सब कुछ लिखकर बता रहा था और जीना वहीं से देखकर सबको उनके बारे में बता रही थी। जब स्टैन जीना के हस्बैंड के साथ होता है तो वो उससे कहता है कि मुझे भी ये कला सीखनी है। जीना का हस्बैंड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये सिखा तो सकता हूँ लेकिन ये काफी खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन स्टैन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो इस कला को सीखना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इसी मेले में मोली नाम की एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसके अंदर करंट को कंट्रोल करने की शक्ति थी। वो करंट को अपने शरीर के अंदर से गुजार कर लोगों को एंटरटेन करती है। स्टैन जब उसे देखता है तो उसे उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। अब इसके बाद स्टैन मोली के पास एक स्केच लेकर जाता है जो कि उसने उसके लिए बनाया था। वो मोली से कहता है कि अगर तुम अपने शो को इस तरह से परफॉर्म करोगी तो देखने वाले तुम्हारे शो को और भी ज्यादा पसंद करेंगे। और जब मोली उसके बताए तरीके से शो में परफॉर्म करती है तो सच में बहुत सारे लोग उसके शो को देखने के लिए आते हैं। इससे मोली को काफी खुशी होती है। अब स्टैन मोली को अपने साथ चलने को कहता है लेकिन वो उससे मना कर देती है। खैर अब इसके बाद स्टैन जीना के पति के पास जाता है जिससे कि वो दूसरों के दिमाग को पढ़ने की कला सीख रहा था। जीना के हस्बैंड के पास एक डायरी भी होती है जिसमें कि उसने मन को पढ़ने के सभी सीक्रेट लिखे थे। वो उसे स्टैन को देने से मना कर देता है। इसके बाद स्टैन सर्कस के ओनर के पास जाता है जहाँ पर ओनर उसे बहुत सारी शराब दिखाता है। वो कहता है कि इसमें से बहुत सारी शराब जहरीली है जो उसने उस आदमखोर के लिए मंगाई है। इसके बाद वो स्टैन को एक और रूम में ले जाता है जहाँ पर की काफी अजीब चीजें रखी हुई थी। यहाँ पर एक जार में एक बच्चे को भी बंद किया हुआ था जो कि काफी अजीब था क्योंकि उसकी 3 आंखें थी। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि जीना का हस्बैंड मर चुका है। दरअसल उसने रात में स्टैन से शराब मंगाई थी और स्टैन ने उसे जानबूझकर वो जहरीली शराब दे दी थी जो कि उस आदमखोर के लिए थी। और स्टैन ने ऐसा वो डायरी लेने के लिए किया था जिसमें कि उसने माइंड पढ़ने के सीक्रेट लिखे थे। और अब स्टैन उस डायरी की मदद से उसकी पूरी कला को सीख लेता है। अब इसके बाद वो फिर से मोली के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो कहता है कि हम दोनों खुद अपना एक शो बनाएंगे। अब मोली भी स्टैन की बात मान जाती है और उसके साथ निकल जाती है। अब इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टैन शहर के बड़े बड़े लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा था क्योंकि अब वो एक बहुत ही काबिल परफॉर्मर बन चुका है। उसके पास अब काफी पैसा है और मोली उसकी असिस्टेंट है। अब यहाँ पर उसकी ऑडियंस में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। उसका नाम लिलिथ होता है। वो स्टैन को चैलेंज करती है और उससे कहती है कि बताओ मेरे पर्स के अंदर क्या है।
स्टैन उसे गौर से देखता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पर्स के अंदर एक गन है। वो उसे ये भी बताता है कि बचपन में तुम्हारी मोम के साथ तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं थे, तुम्हारी मोम ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था। लिलित को ये सुनकर काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने ये बात सभी के सामने बोल दी थी। इसके बाद स्टैन एक जज के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने अपने बेटे को खोया है। साथ ही वो उसे उसके बारे में और भी बातें बताता है। अब जज भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। दरअसल जज और लिलित एक साथ यहाँ आए हैं और लिलित जज की साइकाइट्रिस्ट थी। इसके बाद लिलित स्टैन को अपना कार्ड देकर जज के साथ यहाँ से चली जाती है। अब रात में मोली स्टैन से कहती है कि तुम्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए और तुम्हें उन्हें सच बता देना चाहिए कि तुम कोई जादूगर नहीं हो। लेकिन अब स्टैन उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो और भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता है और अब इसीलिए वो जज की साइकाइट्रिस्ट लिलित के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे जज के सारे राज बता दो, जो कि मैं उन्हें बताकर उनसे बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ और वो पैसे हम दोनों आपस में बांट लेंगे। लेकिन लिलित उससे कहती है कि तुम्हें पहले मुझे ये बताना होगा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे बैग के अंदर एक गन है। वो कहता है क्योंकि तुमने अपनी उंगलियों में रिंग नहीं पहनी थी और जिस तरह से तुमने अपने बैग को पकड़ रखा था उससे मैं समझ गया कि बैग के अंदर गन है। और दूसरा, हर बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा होता ही है, ये एक कॉमन बात है, इसमें कोई भी जादू वाली बात नहीं है। और अब लिलित समझ जाती है कि ये बस एक ट्रिक है और इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। वो उसे जज के बारे में सभी जानकारी दे देती है और इसके बाद स्टैन जज और उसकी वाइफ के पास जाता है। ये उन्हें वो सारी बातें बता देता है जो कि लिलित ने इसे बताई थी। इसकी बातें सुनकर ये दोनों काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। स्टैन उन्हें ये भी बताता है कि तुम्हारा परिवार फिर से एक हो जाएगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है और जल्द ही वो टाइम आने वाला है जब तुम सभी एक साथ होगे। खुश होकर जज अपने एक और दोस्त का कॉन्टेक्ट नंबर स्टैन को देता है जिसका नाम इजरा है। इजरा एक काफी खतरनाक इंसान होता है और जज चाहता था कि ये उसके पास भी जाकर उसे उसके बारे में सब कुछ सच बताए। स्टैन ये बात सुनकर और खुश हो जाता है क्योंकि जिस तरह से जज लिलित का पेशेंट होता है वैसे ही इजरा भी लिलित का ही पेशेंट था, यानी कि इजरा के बारे में भी उसे पूरी जानकारी लिलित से मिल जाएगी। अगले दिन दिखाया जाता है कि जज की वाइफ स्टैन की बातों में आकर अपने पति को और खुद को मार देती है ताकि ये सभी मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाकर अपने बेटे से मिल सकें। दूसरी तरफ स्टैन लिलित से इजरा के बारे में पूछता है लेकिन वो नहीं चाहती कि ये इजरा के पास जाए। वो कहती है कि इजरा बहुत ही खतरनाक है। वो यहाँ पर स्टैन को अपने घाव भी दिखाती है। वो कहती है कि इजरा की किसी समय पर एक गर्लफ्रेंड थी जिसका उसने अबॉर्शन कराया था और इसका दुख उसे आज तक है। दरअसल लिलित भी अब स्टैन को पसंद करने लगी है और वो नहीं चाहती कि स्टैन इजरा के पास जाए, लेकिन स्टैन किसी भी तरह से पैसे कमाना चाहता है और इसीलिए वो लिलित के रिकॉर्ड रूम में जाता है क्योंकि उसने इस रूम की चाबी पहले से ही बना ली थी और वो यहाँ पर इजरा की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स सुनता है जो कि लिलित ने अपने सेशन के दौरान रिकॉर्ड की होंगी और अब इसीलिए उसे इजरा के बारे में बहुत सारी बातें पता चल चुकी हैं। खैर अब इस सब के बाद वो इजरा से जाकर मिलता है। अब इजरा उसका पहले लाई डिटेक्टर टेस्ट कराता है लेकिन स्टैन अपनी कला से उस टेस्ट को पास कर लेता है। अब उसने इजरा के बारे में जो जानकारी निकाली थी उससे उसे ये पता चला होता है कि भले ही इजरा की जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां थी लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़की ऐसी भी आई जिसका नाम डोरी था। वो प्रेग्नेंट हो गई थी लेकिन इजरा ने उसका अबॉर्शन करा दिया और बाद में उसकी जान चली गई। इजरा चाहते हुए भी उसकी बॉडी को क्लेम नहीं कर पाया क्योंकि उसका शहर में बहुत नाम है और अगर वो ऐसे ही किसी लड़की की बॉडी को क्लेम कर लेता तो उसकी शहर में बहुत बदनामी होती और ये बात इजरा की बहुत पर्सनल बात थी। और जब स्टैन ये सारी बातें उसे बताता है तो इजरा इससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। इजरा के मन में डोरी को लेकर आज तक जो दुख था वो उस दुख से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसीलिए वो स्टैन से कहता है कि तुम मेरे सामने डोरी की आत्मा को लेकर आओगे, मैं खुद उससे माफी मांगूंगा और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। स्टैन उसकी बात मान जाता है क्योंकि स्टैन के मन में बहुत सारे पैसे कमाने का लालच तो होता ही है, लेकिन अगर इसने उसकी बात नहीं मानी तो वो इसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब वो डोरी की फोटो देखता है तो वो पाता है कि उसकी शक्ल मोली से मिलती है, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे कन्विंस करता है कि तुम्हें इजरा की गर्लफ्रेंड जो कि इस दुनिया में नहीं है उसका रूप धारण करना होगा और इजरा के सामने आना होगा ताकि वो तुमसे माफी मांग सके और अपने दुख से बाहर आ सके। इससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हालांकि मोली उसका साथ नहीं देना चाहती थी लेकिन उसके मनाने पर वो मान जाती है और अब स्टैन अपना पूरा प्लान बनाता है। अब वो इजरा के सामने उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड डोरी को ले आता है जो कि असल में मोली थी, लेकिन इजरा भी बेवकूफ नहीं होता, उसे पहले से ही स्टैन के ऊपर शक था। वो समझ जाता है कि ये उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड की आत्मा नहीं है बल्कि ये कोई और है। वो मोली को पकड़कर उसे मारता है और साथ ही वो स्टैन को भी धमकी देता है
स्टैन को भी ये बात पता थी कि अगर ये यहाँ से निकल गया तो ये मुझे मार देगा, इसीलिए वो उसे मार देता है। अब यहाँ पर इज़रा का बॉडीगार्ड भी आ जाता है, लेकिन स्टैन उसे भी मार देता है और अब वो मोली को अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन अब मोली बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और उसे ये भी समझ आ चुका था कि स्टैन उसका इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए वो उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। अब इसके बाद स्टैन सीधा लिलित के पास जाता है। दरअसल उसने आज तक जज और इज़रा से जितने भी पैसे कमाए थे, मोली से छुपाकर उसने वो सारे पैसे लिलित के पास रखे थे। लेकिन अब लिलित उसे धोखा देती है, वो उसे पैसे वापस नहीं देती और उसे शूट कर देती है। लेकिन स्टैन किसी तरह से बच जाता है और वो लिलित पर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसका बॉडीगार्ड यहाँ आ जाता है, जिस वजह से स्टैन को यहाँ से भागना पड़ता है। और अब इसीलिए वो एक मालगाड़ी में बैठकर इस जगह को छोड़कर पुलिस से दूर भाग जाता है और एक बार फिर से उसकी जिंदगी पहले की तरह ही बेकार हो जाती है। वो शराबी बन जाता है क्योंकि उसके पास ना ही घर है और ना कोई काम। वो शराब पीने के लिए अपने पिता की आखिरी निशानी तक को बेच देता है। बार बार उसे अपने पिता के वो सपने भी आते हैं जिसमें इसने उनसे वो ब्लैंकेट ले लिया था और ठंड की वजह से उनकी जान चली गई थी, जिसके बाद उसने अपने घर को जला दिया था। खैर अब एक बार फिर से ये भटकते हुए एक कार्निवाल तक पहुंचता है। वो यहाँ फैसला करता है कि वो एक बार फिर से अपना शो दिखाएगा और यहाँ सेटल हो जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ के ओनर के पास जाता है तब वो स्टैन की हालत देखकर उससे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर बस झाड़ू लगाने जैसे काम कर सकते हो और कुछ नहीं। हालांकि स्टैन जानता है कि वो क्या है, लेकिन अब उसकी किस्मत में यही लिखा है और वो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब उसकी आंखों में आंसू और दुख होता है। वो सोचता है कि आज तक उसने जितने भी बुरे काम किए हैं ये सब उसी का फल है और अब उसे इसी हाल में जीना होगा। दरअसल स्टैन शुरू से ही अच्छा इंसान नहीं था, वो लालची था। उसने सबसे पहले अपने पिता को मार दिया और उसके बाद भी उसने कई सारे लोगों को मारा। और एक टाइम में जब वो अपनी जिंदगी में सेटल हो गया तब भी उसके लालच ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और इसी वजह से उसकी हालत फिर से वैसी हो गई जैसे वो पहले था। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो आपका बेहद शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।